जय हिंद वाले स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का कक्षा 7 का पाठ पढ़ेंगे, पाठ जिसका नाम है हिमालय की एक घटना। ये घटना जवाहरलाल नेहरू के साथ घटित हुई थी, जो उनकी युवावस्था में वो भ्रमण पर गए थे, जबकि ये घटना है। ये घटना उनकी आत्मकथा पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ, हिमालय की एक घटना। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप सब जानते हो कि हमारी जो नदियाँ हैं उनमें जल कहाँ से आता है, जो निरंतर बहता रहता है। जो हमारी पवित्र नदी है गंगा, वो भी हिमालय की ही देन है, क्योंकि हिमालय से जो बर्फ़ पिघलती है वो ही पहाड़ों से होकर नीचे आती है, जो कई देशों से होती हुई, कई शहरों से होती हुई समुद्र में जाकर मिलती है। तो ये सब हिमालय की ही पवित्र नदियाँ हैं, जो वहाँ से निकलकर जलधारा के रूप में नदियों में और नदियों से होकर समुद्र में मिल जाती है। हिमालय के बारे में हम सब जानते हैं। हिमालय एक बहुत ही विशाल पर्वत है और इसके बारे में कई कवियों ने भी अपनी अपनी राय दी है। उसके बारे में कविताएं भी लिखी हैं। जैसे इकबाल ने हिमालय के प्रति अपनत्व प्रकट करते हुए लिखा है, पर्वत जो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा। है ना, मतलब हिमालय इतना ऊंचा है कि वो जो उत्तर से आने वाले जो शत्रु हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। संतरी मतलब कि रक्षा करने वाला सिपाही, है ना, वो सबसे ऊंचा है। फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है कि हिमालय हमारा प्रहरी है, मतलब रक्षा करने वाला है, पहरेदार है, और ये देवभूमि भी है, रत्न खानी भी है, इतिहास संविधाता है, संस्कृति का मेरुदंड है। तो प्रमोद कुमार सान्याल के शब्दों में उन्होंने कुछ लिखा है, वीरों के असाध्य अध्यवासाय में, सन्यासियों की एकाग्र तपस्या में, तीर्थयात्रियों के पूजा पाठ में, कवि चित्रकार दार्शनिक की सौंदर्य कल्पना में, देवात्मा हिमालय मानव के लिए चिर विस्मय है। मतलब कि हिमालय एक ऐसी जगह है जिसे हमेशा से याद रखा जा रहा है और हमेशा ही से भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी भूमि है जहाँ पर देवताओं का भी वास रहा है और यहाँ पर कई ऐसी खाने हैं जहाँ से हमें दुर्लभ चीज़ें मिलती हैं। तो हिमालय के बारे में चलिए अब हम एक घटना जो जवाहरलाल नेहरू के साथ घटित हुई थी, जब वो वहाँ पर भ्रमण के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पाठ। मेरा विवाह सन 1960 में दिल्ली में बसंत पंचमी को हुआ था। उस साल गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। ये जवाहरलाल नेहरू की घटना है, जो अपने बारे में वो बता रहे हैं, उनकी आत्मकथा है, मतलब अपनी खुद की वो कथा सुना रहे हैं। फिर आगे, मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्ते तक पहाड़ों में घूमता रहा। लद्दाख रोड तक चढ़ता चला गया। संसार के उच्च प्रदेश में उन सक्रिय और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के मैदान की तरफ जाती हैं, घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था। जोजिला घाटी की चोटी से हमने देखा तो एक तरफ नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली थी और दूसरी तरफ कड़ी नग्न चट्टानें। हिमालय की जो चढ़ाई है वहाँ पर एक तरफ तो पहाड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे और खाई भी होती है जहाँ चलना बहुत ही कठिन होता है। हम उस घाटी की सकरी राह के ऊपर चढ़ते चले गए, जिनके दोनों ओर पहाड़ हैं। एक तरफ बर्फ़ ढकी हुई चोटियाँ चमक रही हैं और उनसे छोटे छोटे ग्लेशियर, हिम सरोवर हमसे मिलने के लिए नीचे की ओर रेंग रहे हैं। हवा ठंडी थी, लेकिन दिन में धूप अच्छी पड़ती थी। हवा इतनी साफ थी कि अक्सर हमें चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। वे दरअसल जितनी दूर होती थी हम उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया। पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया। रह गई सिर्फ नंगी चट्टानें, बर्फ पाला और कहीं कहीं कुछ सुंदर फूल। फिर प्रकृति ने इन जंगली और सुनसान निवासों में मुझे अजीब संतोष मिला। मैंने उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। इस यात्रा में मुझे दिल को कपा देने वाला एक बड़ा अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे, ये एक स्थान का नाम है ना, जोजिला घाटी, उत्तर दिशा में जो हिमालय में स्थित है।
से आगे सफ़र करते हुए एक जगह जो मेरे ख्याल में मातायन कहलाती थी। हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। जोश खूब था और तजर्बे नदारत। हमने अपने डेरे, तंबू और 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहाँ एक गडरिया था, है ना। उन्हें रास्ता पता नहीं था, इसलिए उन्होंने एक गडरिया को अपने साथ ले लिया और जो उनका दल था उसे छोड़कर वह कुछ लोगों के साथ ही पहाड़ी की ओर चलने लगे। हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई मालूम होने लगी, है ना। जब ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। हमारे कुछ सामान उठाने वालों के मुंह से खून निकलने लगा, हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। उधर बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयानक रूप में रपटीली हो गई। हम लोग बुरी तरह थक गए। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गए, है ना। उन्होंने देख लिया कि इतनी परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे पलटने की बजाय आगे ही पहाड़ी की ओर बढ़ते रहे। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था और 12 घंटे तक लगातार चढ़ने के बाद हमें एक सुविशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। मतलब वो इतनी देर तक चलते रहे, उसके बाद उन्होंने एक बर्फ़ का सरोवर देखा, है ना, तालाब देखा। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत चोटियाँ थीं, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताज़ी बर्फ़ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर लिया, है ना। क्योंकि बर्फीला क्षेत्र होता है तो वहाँ पर कोहरा बहुत ही रहता है, तो कभी कुछ दृश्य दिखता और फिर कोहरा छा जाता, तो फिर वह दिखना बंद हो जाता, है ना। कोहरे में से भी हम सामने की चीज़ अच्छे से नहीं देख पाते हैं। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन हमारा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फुट की ऊंचाई पर ज़रूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील और होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा को जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा है, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थीं और ताज़ी गिरने वाली बर्फ़ खतरनाक दरारों को ढक लेती थी। इस नई बर्फ़ ने ही करीब करीब ख़त्म कर दिया होता, क्योंकि मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे खिसक गई और मैं धम्म से मुंह के बल गिरते हुए एक विशाल दरार में जा गिरा। यह दरार बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हज़ारों वर्ष बाद भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी, है ना। बर्फ़ जो पहाड़ियाँ होती है वहाँ पे क्या दरारें भी होती हैं, कहीं चट्टानें खसक जाती है या वहाँ दरारें रहती हैं, तो क्या होता है, बर्फ़ जब गिरती है तो उन दरारों में चली जाती है और ऊपर से उसको कवर कर लेती है, जिससे कि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर दरार है और कहाँ पर स्थिर जगह है। तो जब जवाहरलाल नेहरू उस जगह से गुजर रहे थे तो उनका पाँव भी उस दरार में बर्फ़ के ऊपर गिरा, जिससे कि वो अंदर चले जाते, लेकिन बच गए। तो वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो ऐसी दरारें थी जहाँ पर कोई भी अंदर आराम से चला जाता और बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता। भूगर्भ शास्त्री मतलब जो भूमि के अंदर की जानकारी एकत्र करते हैं ना, भूगर्भ शास्त्री जो ज़मीन के अंदर का अध्ययन करते हैं चीज़ों का, तो उनके लिए कोई भी अगर व्यक्ति उसमें चला जाता दरारों में तो वो इतने समय तक वहाँ पर सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि बर्फ़ में ऐसे भी ख़राब नहीं होती बॉडी। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मैं दरार को बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया, है ना। उन्हें गिरने के साथ जब गिरे वो तो उनके हाथ में रस्सी थी, जिससे कि वो नीचे गिर नहीं पाए और उन्हें ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो ढीले पड़ गए थे, फिर भी हम लोगों ने
चलते ही रहे, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। हमने इनमें से कुछ को पार करने के कोई साधन भी हमारे पास न थे, इसलिए अंत में हम लोग थके मांदे हताश हो गए और लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की ये घटना अनदेखी ही रह गई, है ना। उन लोगों की क्या प्लानिंग थी कि हम अमरनाथ देखने जाएंगे, लेकिन वो उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें थी चट्टानों में कि अगर गलती से भी कोई गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि एक बार अगर अंदर चले गए दरार में तो वापस ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी जो उनके हाथ में रस्सी पकड़ी हुई थी, तो उन्हें ऊपर खींच लिया गया साथियों द्वारा, नहीं तो वहीं समाप्त हो जाते। तो ये थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक हिमालय की घटना जो आज हमने पढ़ी और समझी। आशा करती हूँ आप भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।